नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग सीटेट हिंदी के जो है शिक्षण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके पहले हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं, तो आज ये आपका क्लास तीसरा है। तो जो स्टूडेंट जो है पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को देख करके खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे सीटेट से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जो है वीडियो पहुंच जाए, आप लोग जो है वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। तो दोस्तों सीटेट में हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न है इसका। आज के प्रैक्टिस का पहला प्रश्न है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा ऑप्शन है आपका, जैसे लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। बी है केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। सी हो जाएगा केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित है। डी है केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती हैं। तो दोस्तों जैसे मदिरा पहली कक्षा में पढ़ती हुआ मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों की प्रयोग करती है। तो क्या करती है, वह लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न दूसरा है आपका, भाषा क्या है। भाषा ऑप्शन है नियमों की जानकारी से ही निकलती है। बी है विद्यालय से ही सीखी जाती है। सी है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। डी सदैव व्याकरण के नियमों से ही अनुगमन करती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे जो भाषा होती है, चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेजी या फिर तमिल या फिर कोई भी भाषा हो, सबकी अपनी आधारभूत जो नियमबद्ध व्याकरणिक तकनीक होती है, सब जो है अपनी अपनी भाषाओं का जो है एक नियमबद्ध होती है। तो ये ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन सी के साथ जाएगा, या एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न 3 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों प्रश्नों को पढ़िए, देखिए प्रश्नों को पढ़ते समय बहुत ही आप लोग बारीकी से ध्यान से जो है प्रश्नों को पढ़ते चलिए, क्योंकि प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है। मेन पॉइंट आपका यहाँ पे है, देखिए कम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाएँ। बी अभ्यासों में वैविध्य। सी है पाठों की संख्या। डी है विषय वस्तु में वैविध्य। तो पाठ्य पुस्तक निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे पाठों की संख्या का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यहाँ सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 4 है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ऑप्शन है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। बी है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। बी है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। डी है संज्ञानात्मक विकास का सहायक है। तो दोस्तों जो जैसे एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से क्या जो है उसमें उसकी भाषा में बाधक बनेगा वह, तो यह आपका नहीं, या आपका ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, तो यह भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी क्या होगा, या ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। जैसे दोस्तों इससे क्या होता है कि क्लास में जैसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ उनके ज्ञान की भी अभिवृद्धि होती है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन डी। प्रश्न 5 है आपका, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पे देखिए निगेटिव का पूछा है। तो ऑप्शन है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बी है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं। सी है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता।
डी है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो दोस्तों इसमें प्रश्नों को पढ़ते समय जब भी देखा कीजिए तो आपको लाइन टू लाइन जो है प्रश्नों को अंत तक पढ़िए, क्योंकि ये नेगेटिव वाला सेंस क्या होता है, प्रश्नों को हम लोग जो है लास्ट तक ना पढ़ने की वजह से इसको छोड़ देते हैं और क्या होता है हमारा जो है ऑप्शन ही गलत कर जाते हैं। तो इसलिए हमको देखना है, बहुत बारीकी से पढ़ना है। जैसे ऑप्शन ये क्या कह रहा है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो ये आपका जो है आपका यह सही है, ऑप्शन ये आपका सही है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती हैं, तो ये भी आपका जो है सही है। क्या कह रहा सी है, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों यह ऑप्शन आपका जो है यही आपका है गलत है, यानी इसमें पूछा नहीं है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भाषा अधिगम में कभी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, तो ऐसा नहीं है कि भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में जो है हमेशा अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। तो नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे नेगेटिव का पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 6 है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। देखिए सबसे कम महत्व देंगे तो ऑप्शन ए बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। बी है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। सी है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री में समृद्ध वातावरण। डी है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो दोस्तों इसमें देखिए सबसे कम पूछा है कि बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, तो किसके साथ जाएगा यहाँ, बच्चों को सिखाना दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। यह आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए होगा। बच्चों की जो प्राथमिक कक्षा है वह बाल साहित्य होती है, उन्हें विभिन्न प्रकार के सामग्री से समृद्ध वातावरण की ज़रूरत होती है और कक्षा में बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता होती है। तो यह जो है आपका समानता और अंतर विश्लेषण करना या नहीं होता है, ऑप्शन एक सच जाएगा। प्रश्न 7 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया गया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन है केवल कहानियों अथवा कविताएं। बी है विदेशी साहित्य की रचनाएं। तो देखिए जहाँ भी केवल वाला शब्द दे तो आप उसको सबसे पहले ऑप्शन को गलत काट दीजिए। सी है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। डी है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो क्या हो जाएगा मित्रों, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया गया है, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा का अलग अलग छटाएं हों। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन सी के साथ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी जो है पेन और रफ लेके जो है प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपका 30 में से कितना स्कोर जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका 30 में से कितना स्कोर गया। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता विकास। बी है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। सी है हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। तो दोस्तों यह जो आपका नियमों को कंठस्थ करना यही आपका जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। डी है दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। ये होता है लेकिन एनसीएफ 2005 कहती है कि बच्चों को कंठस्थीकरण नहीं किया जाएगा, उनको रटंत विद्या जो है प्रणाली से नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न 9 है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो किसे देंगे, ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों का। बी है सीखने की क्षमता का आकलन। सी है काव्य सौंदर्य। डी है निबंध लिखने की योग्यता का। तो किसे देंगे दोस्तों, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो सीखने की क्षमता का आकलन पे, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए और अपने मित्रों दोस्तों के पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सीटेट का उन लोग सीटेट में प्रैक्टिस सेट उन लोग का भी जो है लाभ ले सकें। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को दबाइए, जिससे सीटेट से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंचे, आप लोग जो है वीडियो का पूरा से पूरा लाभ ले सकें।
तो जैसे प्रश्न 10 है, निम्नलिखित में कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो ऑप्शन ए संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। बी है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। सी है संज्ञा परिभाषा को पूरा कीजिए। डी संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो 10 के क्या हो जाएगा मित्रों? कौन सा बच्चों के भाषिक क्षमता आकलन के सबसे उचित तरीका है? तो सबसे उचित तरीका क्या माना जाएगा? जैसे बादल है, आसमान है, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। जब उनसे इस तरह से कहेंगे तो अपनी जो है उनकी सोचने की क्षमता जो है बढ़ेगी। इससे क्या होगा? उनका जो है विकास ही होगा। तो ऑप्शन या किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 11 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन है संवाद अदायगी, बी है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, सी है अपने अनुभव का वर्णन, डी है बातचीत करना। तो सबसे पूछा है सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो क्या होगा मित्रों? तो क्या होगा इसका? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास होगा। ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जैसे संवाद अदायगी से बच्चे से संवाद करने से जो है उसकी जो है सोचने की जो है क्षमता जो है बढ़ेगी। अपने अनुभव का वर्णन करना, बातचीत करना, तो यह जो आपका है, लेकिन व्याकरण आधारित संरचना जो है आपका सबसे कम प्रभावी तरीका माना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 12 है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है समृद्ध भाषिक वातावरण, बी है भाषा के व्याकरणिक नियम, सी है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, डी है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पूछा है। तो दोस्तों क्या होगा? भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण समृद्ध भाषिक वातावरण जो है वातावरण माना जाता है, जो अभ्यास के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन क्या होगा? समृद्ध भाषिक वातावरण। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। प्रश्न 13 है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बी है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, सी है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, डी है कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो 13 का क्या होगा दोस्तों? जैसे इसमें ऑप्शन बी में है अलग बैठाना दे दिया है, तो किसी भी स्टूडेंट को अलग बैठाएंगे तो उसके जो है मन में अलग ही भावना ही चलने लगता है, हीनता की भावना चलता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाए, यहाँ भी निगेटिव दे दिया, अभी ऑप्शन आपका जो गलत हो जाएगा। कम पाठों वाली, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए बच रहा है। तो इन्हें अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना जो है दृष्टिबाधित बच्चों की भाषा सिखाते समय जो है करना चाहिए। प्रश्न 14 है, बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, बी है भाषाई समृद्धि का खतरे में डालती है, सी है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, डी है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो क्या होगा मित्रों? जो बहुभाषिकता होगा वो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए बाधा दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। खतरे में डालती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाधा उत्पन्न करती है, तो यह भी जो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन या डी के जाएगा। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रश्न 15 है, बच्चे विद्यालय आने से पहले ऑप्शन ए है भाषा के चारों कौशलों को पूर्ण अधिकार रखते हैं, बी अपनी भाषा का नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, सी है कोरी स्लेट होते हैं, डी है भाषा की समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। तो 15 क्या होगा मित्रों? बच्चे जो है विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यह ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जैसे इसमें क्या होता है कि बच्चे अपनी जो है मातृभाषा को जो है सीख के ही आते हैं। जैसे उनको बोलचाल की भाषा हुआ, हाव भाव हुआ, कार्य व्यवहार इत्यादि जो है सामाजिक सदाचार, नैतिकता के नियम आदि बच्चे प्रशिक्षित मतलब घर से ही होके आते हैं। तो ये ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। तो दोस्तों आपका आ गया
पद्यांश। पद्यांश को पढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद इसका जो है उत्तर देते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 16 से 21 तक कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को सबसे उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों इसको हमको पढ़ के उसके बाद जो है आप इसके प्रश्नों को जो है उत्तर देना है। देखिए, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। इसको दोस्तों पद्यांश को पढ़ते समय एक ही बार पढ़िए और खूब अच्छे से पढ़िए, क्योंकि और दिमाग लगा के, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर में समय कम बचता है, तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद जो है प्रश्नों को जाके पढ़ के खूब अच्छे से आंसर देना है। जैसे हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती हैं बाहर। हरा भरा जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती हैं बाहर, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर। बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम हो, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। वृद्ध लताएं पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे पौधे डाली चारों ओर भरे हरियाली, जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट करते हुए चलिए, क्योंकि जब प्रश्न पढ़ेंगे तो आंसर ढूंढने में बहुत आसानी होती है। मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों पर्यावरण जैसे हरियाली के बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। जैसे हरा भरा हो जीवन का अर्थ क्या है? हरा भरा हो जीवन का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए खुशियों से परिपूर्ण जीवन, बी है पेड़ पौधों से घिरा जीवन, सी है हरे रंगों से भरा युक्त जीवन, डी है हरियाली युक्त जीवन। तो क्या होगा दोस्तों? हरा भरा हो जीवन का अर्थ दोस्तों क्या है? खुशियों से परिपूर्ण जीवन। ऑप्शन एक सच जाएगा यहाँ। प्रश्न 17 है, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? जैसे इसमें किसे कहा? पौधे व डालियाँ, वृंद लताएं, हरा भरा जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। तो क्या होगा मित्रों? यहाँ देखिए प्रश्न को एक बार पद्यांश को पढ़ने के बाद एकदम सीधा सीधा लगता है। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? तो ऑप्शन डी साथ जाएगा, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। प्रश्न 18 है, कवि यह संदेश देना चाहता है कि चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, बी जीवन में सब बेकार है, सी पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, डी प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं। तो कवि क्या संदेश देना चाहता है? कि पर्यावरण संरक्षण में ही जो है जीवन है। ऑप्शन या सी के साथ जाएगा। कवि यह कहता है पर्यावरण को संरक्षण से ही जीवन है। प्रश्न 19 है, जग से तुम और तुमसे है या प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि ऑप्शन है संसार के अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र हैं, बी है व्यक्तित्व और संसार दोनों के अस्तित्व एक दूसरे से निर्भर करता है, सी है संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, डी है व्यक्तित्व का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। तो दोस्तों ये देखिए संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, यहाँ भी गलत है। और संसार चलाने की व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्तियों और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से जो है निर्भर होते हैं। यह ऑप्शन बी सच जाएगा। प्रश्न 20 है, अनुपम से अभिप्राय है। ऑप्शन है जिसकी उपमा ना दी जा सके, बी है सुखद, सी है आनंदमय, डी है मनोहरी। तो क्या होगा मित्रों इसका? अनुपम का तात्पर्य आशय यही है जिसकी उपमा ना दी जा सके, अर्थात जो अत्यधिक सुंदर हो।
यहाँ पे जो सुंदरता किसके बारे में बताया है कभी, तो यह प्राकृतिक की सुंदरता के बारे में यहाँ वर्णन किया है। तो ऑप्शन आपका एक से साथ जाएगा। प्रश्न 21 है, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? तो ऑप्शन है पेड़ की हवा, बी नदियों की आवाज़, सी पहाड़ों की चोटियाँ, डी समस्त प्राकृतिक उपादान। क्या होगा मित्रों, जीवन में जो है समस्त प्राकृतिक उपादान, चाहे वह नदियाँ हो, चाहे वह पेड़ हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे पहाड़ हो, संसार की जो है सभी प्राकृतिक उपादान जो है बाहर लेके आती हैं, या आप समस्त प्राकृतिक उपादान हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? तो ऑप्शन है भाषा का व्याकरण, बी है पाठ्य पुस्तक, सी है भाषा का शिक्षक, डी है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो क्या होगा मित्रों, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन या डी के साथ जाएगा। प्रश्न 23 है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं। ऑप्शन ए है, बी है साधक है, सी है बाधक है, डी है त्रुटियों को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं वो जो है एक पढ़ने में जो है एक साधक के रूप में कार्य करती हैं, या ऑप्शन बी के साथ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीटेट का, ये जो है प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। भाषा स्वयं में एक विषय है। प्रश्न 24 है, भाषा स्वयं में एक विषय है, बी है संप्रेषण एकमात्र साधन है, सी है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, डी एक जटिल चुनौती है। तो भाषा स्वयं में क्या है मित्रों, एक नियमबद्ध जो है व्यवस्था होती है। जैसे सभी भाषा, जैसे हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, या सबकी अपनी अपनी अलग एक भाषा हो, मतलब सबका एक नियमता होता है, तो यह नियमबद्ध जो है व्यवस्था है। प्रश्न 25 है, भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है, बी केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, सी केवल मुद्रित सामग्री में होता है, डी जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो दोस्तों हम आपको बताएं सीटेट का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि ट्रिक है कि जहाँ पे आपको केवल शब्द दिया रहे उसको आप गलत काट दीजिए, तो जो बचता है वही आपका राइट आंसर होगा। यानी जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 26 है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति लेखा जोखा रखना ... से संभव है। तो ऑप्शन है उत्तर पुस्तिकाओं, बी है लिखित परीक्षा, सी है मौखिक परीक्षा, डी है पोर्टफोलियो। तो क्या होगा, बच्चों की जो भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना होता है वो पोर्टफोलियो से संभव है, यानी ऑप्शन या डी के साथ जाएगा आपका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 27 है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन ए अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, बी है साधन है, सी है साध्य है, डी भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो एकमात्र जो है या जो है एक साधन होती हैं, ऑप्शन या बी के साथ जाएगा। प्रश्न 28 है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो ऑप्शन है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, बी है श्रुतलेख, सी है लिखित परीक्षा, डी प्रश्नों का उत्तर देना। तो 28 का क्या होगा मित्रों, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जो है बच्चों की भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका माना जाता है, यानी ऑप्शन एक साथ जाएगा यहाँ। प्रश्न 29 है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, ऑप्शन ए बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। देखिए यहाँ पे केवल शब्द दे दिया है तो आपका यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, बी है बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सदियों की बात कर दिया गया, तो सदियों जो है मातृभाषा का ही प्रयोग नहीं करेंगे। डी है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान, बच्चों की मातृभाषा का समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा का भी परिचय कराना चाहिए। तो सबसे बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा।
बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो आपका किसके साथ जाएगा? या ऑप्शन डी के साथ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, बी है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, सी है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, यहाँ सृजन होगा, डी है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। तो क्या होगा मित्रों? भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रोत्साहित करना होता है, तो ऑप्शन एक साथ जाएगा। अगर यहाँ पे हतोत्साहित करना दे दिया होता तो जो है आपका ऑप्शन गलत हो जाता। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक साथ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें उनको भी जो इस वीडियो का लाभ मिले और वो लोग भी अच्छा स्कोर उठाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग जो है सीटेट से और भी वीडियो जैसे मैथ का हुआ, पर्यावरण का हुआ और हिंदी का तो देख ही रहे हैं, जो भी मतलब सीटेट से रिलेटिव है तो आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ वीडियो मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को देख करके खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे।